तो पाकिस्तान की तरफ से पहले कार्रवाई की जाती है, फिर उसकी तरफ से इसको नकारा जाता है, फिर ये कहा जाता है कि जैश का जो सरगना है, जो हेड है मसूद अजहर, वो वहीं पर है, बीमार है। फिर ये कहा जाता है कि पुलवामा हमले को लेकर जो दावे किए गए हैं, जिम्मेदारी जो ली गई है वो पाकिस्तान के अंदर से नहीं ली गई है। तमाम तरह की बातें कही गई हैं, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने जिस तरह से बयान दिया है, एक टेलीविजन को पाकिस्तान के ही जो इन्होंने टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया है, उसमें तमाम बातें उन्होंने साफ कर दी हैं। इस पर बात करने के लिए तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ रोबिंदर सचदेव वह हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर, इसके साथ ही अनिल मिश्रा साहब सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मनीष कुमार साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले शुरुआत में रोबिंदर जी आपसे करना चाहूंगी। जब हम एक तरफ ये देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि हमने 44 दहशतगर्दों को हिरासत में लिया है, पहले कहा गया गिरफ्तार किया गया है, फिर कहा गया हिरासत में लिया गया है, और उसके बाद फिर उनके स्पोक्स पर्सन आते हैं आर्मी के और वे कहते हैं कि पुलवामा में जो दरअसल हमला हुआ है उसकी जो जिम्मेदारी ली गई है वो पाकिस्तान के अंदर से आवाज नहीं आई है बल्कि वो बाहर से है। तो आखिर वो कहना क्या चाहते हैं? एक तरफ कार्रवाई आप कर रहे हैं जिसका आप ढिंडोरा पीट रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ऐसा पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया गया, तो फिर ये कार्रवाई क्यों की है आपने? बिल्कुल सही। देखिए, पाकिस्तान एक तरह से कॉर्नर हो गया है और ये आगे भारत का प्रेशर बढ़ता जाएगा रहेगा। हम प्रोएक्टिवली कर रहे हैं और पाकिस्तान और ज्यादा कॉर्नर होता जाएगा। पर एक चीज ध्यान रखिए, ये जो स्पेसिफिक स्टेप्स पाकिस्तान ने लिए हैं, पाकिस्तान पे अलग अलग जगहों से प्रेशर आ रहा है। एक जो मेजर प्रेशर चल रहा है पाकिस्तान के, और वो चल रहा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, जो कि करीब 10 दिन पहले जिसकी मीटिंग्स पेरिस में थी, और उन्होंने चेक करना था कि पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम टेररिस्ट और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, आतंकियों के लिए बैंक अकाउंट्स खोल के पैसा ट्रांसफर करने की उनके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि नहीं रहती। उसमें पाकिस्तान ने फिर से कहा कि हम अपने बैंकिंग सिस्टम को इंप्रूव कर रहे हैं और इन ऑर्गेनाइजेशंस के बैंक अकाउंट्स बंद करेंगे एटसेट्रा, और उन्होंने वक्त मांगा है। तो ये जो स्टेप्स आए हैं पिछले इस हफ्ते में या पिछले कुछ दिनों में, कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस को वॉच लिस्ट में रखा है पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि पहले कहा कि हम उनको अरेस्ट कर रहे हैं, फिर बोला कि उनको अपने वॉच लिस्ट में रखा है। तो ये पाकिस्तान के स्टेप्स चलते रहेंगे और आई थिंक इसका एक नेक्स्ट माइलस्टोन आएगा जून में, जब इस एक्शन टास्क फोर्स की दोबारा रिव्यू मीटिंग होनी है। एक वो रहेगा। दूसरा, उससे पहले ये जो अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बात चल रही है, उसको लेकर के भी पाकिस्तान अपने को क्लियर दिखाना चाह रहा है कि हम इन चीजों पे स्टेप्स ले रहे हैं। ये दो। एंड देन तीसरी बात जो चल रही है इस समय, अलग अलग देशों के साथ, अभी जैसे न्यूज भी चल रही थी, अजीत डोवाल का ब्रिटिश नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से बात हुई है, फ्रांस जैसे आप अपने व्यूअर्स को बता रही हैं, अमेरिका, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एक्चुअली इन्होंने भी बड़ा अच्छा रोल प्ले करा था फिलहाल के लिए मामले को पाकिस्तान को बैक डाउन करने में। तो भारत की ये सारे स्टेप्स भी चलेंगे। तो इन सब का मिला जुला मेरे ख्याल से जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे, कि पाकिस्तान ये दिखाएगा कि वो एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है जिसमें रूल ऑफ लॉ चलता है, और जो प्रश्न उनसे पूछे जा रहे हैं, जो डाउट्स हैं, उनको वो क्लैरिफाई करने के एक तरफ से वो दिखाएगा, और उसमें कुछ असलियत भी हो सकती है। बट बात यह है कि वो कुछ दिखाएगा, कुछ उसमें असलियत होगी, बट उनके अलावा और कुछ टेरर के अगर इंसिडेंट्स जो हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी, ध्यान रखिए, हम सब कहते हैं पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई कंट्रोल करता है, पर आईएसआई के अंदर भी एक सिंगल कंट्रोल नहीं है ना, उनकी भी अलग अलग फैक्शंस हैं। कुछ फैक्शंस आर्मी की चाहती हैं कि भारत के साथ तनाव बढ़े, कुछ सोचती हैं चलिए थोड़ा शांत हो जाए। और इस सब में एक अपॉर्चुनिटी है इमरान खान के पास कि वो अगर कुछ क्रिएटिव लीडरशिप लाना चाहे, दिखा सके, तो वो अपनी मिलिट्री को थोड़ा कुछ प्रेशर कर सकता है कि देखो इंटरनेशनल प्रेशर हम पे इतना आ रहा है, हमारी इकोनॉमी टोटल खत्म हो चुकी है, हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, तो हमें इन चीजों पे कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो ये मिला जुला मिक्स्ड बैग है। आप किस तरह से देख रहे हैं, खासतौर पर मुशर्रफ का जिस तरह का बयान आया है? उन्होंने कहा कि 2003 में इस तरह से मेरे ऊपर भी हमला कराने की जो कोशिश हुई थी वो जैश की तरफ से ही की गई थी। जब उनसे पूछा गया कि आपने तब क्यों नहीं कार्रवाई की, क्योंकि वो इस कार्रवाई को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो 44 लोगों को जैश की दहशतगर्द हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने क्यों नहीं किया था, तो उन्होंने कहा कि जब हालात अलग थे और अब हालात अलग हैं। तो तब उन्होंने कहा कि उसमें आईएसआई के लोग भी मुलव्विस थे। तो क्या अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब आईएसआई जो है उस तरह से मुलव्विस नहीं है? तो एक तरह से वो बचा भी रहे हैं और कह भी रहे हैं।
देखिए, इसमें बहुत सी बातें आ जाती हैं। एक तरफ आप देखें कि मुशर्रफ साहब सेना अध्यक्ष होने के साथ साथ वो पॉलिटिक्स में भी कूद गए, और जब वो उस वक्त उन्होंने जैसे सत्ता को अपने हाथों में लिया था तख्ता पलट कर, तो वो अगर देखा जाए तो जो एक पाकिस्तान में भी कहने को तथाकथित डेमोक्रेसी है उसके तहत तो उनको मिला नहीं था। तो उन्होंने, लेकिन अब उसके बाद जब वो दोबारा सत्ता से उस वक्त सत्ता से हटाए गए तो दोबारा उनके ऊपर इतने आरोप लगे हैं कि आप देखिए खुद पाकिस्तान में नहीं रह पा रहे हैं। तो वो पाकिस्तान में अपनी एंट्री कराना चाहते हैं और पाकिस्तान की राजनीति में फुल फ्लैश आकर एक अपने आप को हीरो के रूप में वो लाना चाहते हैं। अगर उसका बहुत छोटा सा उदाहरण दें, अगर आप ध्यान दें, कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध में पूरा वर्ल्ड जानता है क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन आज भी मुशर्रफ साहब से आप बात करें, कई इंटरव्यू में बड़े ओपनली बोल चुके हैं कि हमने भारत को मात दी थी, भारत के घुटने टिका दिए थे। तो एक तो ये मैटर है। तो मुशर्रफ साहब का जो आपका प्रश्न है कि तब जिस जैसे मोहम्मद की बात हो रही, इसका यूज वो खुद कर रहे थे। जो उन्होंने आरोप लगाया है, चाहे भारत में अटैक करने का या कहीं और का, जो आतंकवादी हमले हो रहे थे, तो उस वक्त चूंकि वो इसको खुद यूज कर रहे थे इसलिए उनके लिए अच्छा था और उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन समय के साथ जैसे चीजें बनती बिगड़ती हैं, तो आज जो लेटेस्ट सिचुएशन है, जैसे मोहम्मद और मुशर्रफ साहब में खुद 36 का आंकड़ा हो चुका है। चूंकि जैसे मोहम्मद उनके जान की दुश्मन बनी हुई है, तो अब जो कहते ना कि आप कांटा बोगे तो आपको फूल तो मिलेंगे नहीं, कांटे ही मिलेंगे। तो आज स्थिति हो गई कि वही जैसे मोहम्मद, मुशर्रफ साहब जैसे हमारे यहाँ आतंकवादी हमला करता है, मुशर्रफ साहब के भी अगेंस्ट कई प्रयास करने का कर चुका है। तो मुशर्रफ साहब को एक तो अपनी जान की डर है, दूसरा वो जानते हैं जैसे मोहम्मद के रहते वो पाकिस्तान में अपने पैर नहीं जमा पाएंगे। तो अब जब कोई दूसरी सरकार किसी भी कारण से, जो आज राजनीतिक हालात बने हैं, अगर वो उस पर कार्रवाई कर रही है, तो वही है ना कि वो सीधे जिसको कहते हैं राजनीति करना, तो उस राजनीतिक लहजे में अपने उसको एक तौलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इन तमाम चीजों में ये कबूल भी किया है। उन्होंने कहा कि जैश-ए-मोहम्मद बहुत सारे जो हिंदुस्तान में जो बम ब्लास्ट हुए हैं उसमें वो इन्वॉल्व रहा है। हालांकि साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये पहले हुआ करता था कि पाकिस्तान वहां पर कराता था और हिंदुस्तान हमारे यहाँ कराता था। तो आप ये देखें कि हिंदुस्तान किससे क्या कराता था और पाकिस्तान में उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है, ये आप देखें तो एक तरह से ये उनकी गलत बयानी भी सामने आई है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में कई बार इस तरह के ब्लास्ट जो है कराए गए हैं, जैश-ए-मोहम्मद की तरफ से जैश-ए-मोहम्मद ने ऐसा किया है। तो आप खुद देखें कि एक साबिक प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान का, उनकी सियासत हो सकती है किसी भी तरह की, लेकिन वो इन बातों को कबूल भी कर रहे हैं। देखिए, सफेद शर्ट पहन के सफेद जूट किस तरीके से बोला जाता है, कोई इमरान खान से सीख ले आज। ठीक है, अब स्थिति क्या हो गई है, सांप छछूंदर वाली स्थिति है, ना उगलते बन रहा ना निगलते बन रहा। कभी तो कहते हैं हम टेरर पे कंट्रोल कर रहे हैं, हमने अरेस्ट कर लिए लोग। अब हम कहते हैं नहीं, जिनको अरेस्ट किया वो एक्चुअली वो जिनको हम वॉच कर रहे हैं अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब जो थे वो आतंकवादी थे, कभी कहते हैं वो आतंकवादी नहीं है, वहां से प्रेशर पड़ता है। तो ये साफ साफ दिखता है कि इनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? एक्चुअली सब एक ही लोग हैं। यही आईएसआई के लोग हैं, यही आर्मी के लोग हैं, यही पॉलिटिशियन हैं, यही धार्मिक कट्टरवादी लोग हैं, यही राजनीतिज्ञ और यही आतंकवादी हैं। अब क्या खेल खेल रहे हैं? आपका जैश मेरा जैश, मेरा जैश आपके जैश से अच्छा कैसे? आप देख रही हैं जी। और एक और बात है भाई, जैश-ए-मोहम्मद वो तो उनकी ब्रांच, कश्मीर की ब्रांच है, वो हिंदुस्तान की ब्रांच है, हम पाकिस्तान की ब्रांच है, हम हेड ऑफिस है। अगर हेड ऑफिस ने कोई क्लेम नहीं किया तो ब्रांच ने किया, तो ब्रांच की जिम्मेदारी मानी जाए। जस्ट इमेजिन हाउ डिस्गस्टिंग इट इज। आप एक दहशतगर्द तंजीम को लेकर आप हेड ऑफिस, यहाँ ब्रांचेस, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई आपने कारोबार खोला हुआ है और एक्चुअली कारोबार ही है ये उनके लिए कि कारोबार है जिसकी ब्रांचेस हैं और जो फल फूल रहा है जी। और वो ये भी कहते हैं कि अगर कश्मीर में कोई धमाका होता है, पुलवामा में कोई धमाका होता है, अगर जैश ने किया है और अगर उसने पाकिस्तान में जाके बाहर से किया तो ये हमारा नहीं है। भाई पाकिस्तान के अंदर से किसी ने कुछ नहीं बोला है। अब वो आतंकवादी और इनका मुख्य सरगना जाके बोलता है, अरे भाई आप सीधे सीधे क्यों नहीं सोचते, ये अजहर मसूद है कौन? वो कभी बीमार था, बहुत बीमार था, उसकी किडनी की प्रॉब्लम थी। ये वही आतंकवादी है ना जिसको छुड़ाने के लिए लोग आपने प्लेन हाईजैक करवाया था और प्लेन हाईजैक करवा के आप उसे ले गए और वहां किस आतंकवादी को छुड़वाया? इसको। तो यानी ये राजा बाबू तो है नहीं, ये हैं तो आतंकवादी। और कितने खतरनाक आतंकवादी कि इनके लिए लोग जान पे खेल के एक प्लेन को हाईजैक कर रहे हैं और इसकी भी आप मुखालफत कर रहे हैं, कहते नहीं इसने कुछ नहीं किया, ये तो बीमार है, तो चल भी नहीं सकता। तो ये इतने निम्न दर्जे की राजनीति पाकिस्तान कर रहा है
और ये आज से पहले भी करता आया है। ये देश का दुर्भाग्य था कि हमारे देश की पहली सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इन पर टाइट लगाम नहीं लगाई। अब देश में ऐसी सरकार है जो ऐसे किसी भी मंसूबे को अब सफल नहीं होने देगी। वो आर्थिक तौर पे इनको घेर रही है, ठीक है, सोशल तौर पे, सामाजिक तौर पे सारे देशों के साथ मिलकर इनको कंट्रोल बना रही है। तो आज पाकिस्तान तड़प रहा है, फाइनेंशियली वो परेशानी में आ गया है और स्ट्रेटेजिकली उसके मित्र देश भी उसके ऐसा लगता है कि अपने नहीं रहे और जो दोस्त दुश्मन है वो तो है ही है। तो ऐसी स्थिति मोदी सरकार ने बना दी है, संभवतः इसका कुछ ना कुछ लाभ अनिल जी, हमें जरूर मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल इससे जुड़ा ये है कि जब हम कहते हैं कि अब ये किया जा रहा है, अब इस तरह से हो रहा है, मेरा सवाल इससे जुड़ा ये है कि इसी सरकार में हम देखें तो उरी सर्जिकल स्ट्राइक जो की गई, उरी के बाद पठानकोट हुआ। मेरा सवाल यह है कि तब ये स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं दिखाई गई थी? क्या हम इंतजार ये कर रहे थे कि कुछ और बड़ा हो और तब उसके बाद इस तरह के एक्शंस लिए जाएं? क्योंकि अगर तब इस तरह के स्ट्रिक्ट एक्शंस, इस तरह की तमाम चीजें तब की गई होती तो शायद पुलवामा नहीं होता, या कम से कम पाकिस्तान के ऊपर उस तरह का दबाव तब से बना होता। जी बिल्कुल, देखिए आप कह ठीक रहे हैं और हम सिर्फ उरी पठानकोट का ही नाम न लें, हमको ये शुरुआत से ही ध्यान देना चाहिए। यही स्थिति हमारी, इससे बुरी स्थिति बॉम्बे अटैक के टाइम बन गई थी। मतलब आप किसी इसको अगर हम लोग राजनीतिक उसमें चश्मे से न देखें और एक जिसको कहते हैं कि सही मायने में क्या होना चाहिए था, क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, उस पर अगर नजर रखें तो अगर आतंकवाद के खिलाफ अगर हम शुरू से सख्ती अपनाते हर फील्ड में, देखिए सख्ती भी वर्ड जो है जिसको कह रहे हैं कि हम स्ट्रिक्ट है, तो स्ट्रिक्ट केवल अगर हम केवल फोर्स के दम पर चाहेंगे तो किसी कीमत पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मैटर हमारा दो देशों के बीच में और एक ऐसा मैटर वो बीच में इन्वॉल्व करते हैं कि जिसके कारण कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल मैटर आ जाता है। हम आपको ये बताएं, अगर यही शक्ति हमारे बॉम्बे अटैक के बाद या जैसा आपने कहा उरी अटैक के बाद या पठानकोट अटैक, किसी एक इस दुर्घटना कहें या जो एक साजिश की गई आतंकी हमले की, उसके बाद अगर सरकार, कोई भी सरकार रही होती, अगर इस तरह का सख्त रुख अपनाती चली आती तो आज ये समस्या काफी हद तक सॉल्व हो चुकी होती। अब चूंकि कहा जाता है ना, पीछे न जाके हमेशा पास में जाके आगे की देखना चाहिए। हम मानते हैं कि आज की डेट में अगर सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, उठा रही है और आगे भी इस तरह का प्रेशर बना रही है, निश्चित है ये हमारे देश के लिए अच्छा है, हमारे देश की जनता के लिए अच्छा है और ये साथ में पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि अगर वो ऐसे नहीं सुधरते तो कैसे सुधरेंगे। उसके तीन तरीके, हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, अगर जैसा आपने कहा 2016 में किया, कोई रिजल्ट नहीं मिला, उसके बाद कितने अटैक हो गए, फिर पुलवामा जब हुआ फिर हमने एक कर दिया, आज भी अगर आप देखें तो आज फिर जम्मू कश्मीर में अभी हुआ और कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब हमारे 2, 3, 4 सैनिक मारे नहीं जा रहे। इसके पीछे मैं 1 मिनट में अगर आप टाइम दे तो बताना चाहूंगा, जैसा राबिन जी अभी कह रहे थे, ये जो स्थिति है, देखिए पाकिस्तान अनमेच्योर्ड कंट्री है, न वहां की डेमोक्रेसी मैच्योर हो पाई, न वहां के लीडर्स मैच्योर हो पाए और न वहां की पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस मैच्योर हो पाए। अनकंट्रोल्ड है, अनमेच्योर की जगह अनकंट्रोल्ड नहीं है, अनमेच्योर्ड है। उसका कारण बताता हूं। अब जैसे ये सीन जिस पर आप बात कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ, क्यों कह रहे हैं कि हमने 44 अरेस्ट भी कर लिए और साथ में कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जैसे मतलब होता है ना, ऐसे किए कराए पे पानी फेरना, कोई उन्हीं से सीखे। आप एक बार कार्रवाई कर भी रहे हैं, दिखावे की ही सही कर रहे हैं आप कार्रवाई, आप इंटरनेशनली आप बता भी रहे हैं और उसके बाद आप किए कराए पर आर्मी के ही जो आपके स्पोक्सपर्सन है वो कर रहे हैं। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा आपकी बात में, जैसे आपने कहा कि सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। आप ये देखें, अगर हम देखें तो पिछले जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक अगर सबसे ज्यादा आतंकवादी किन्हीं सालों में मरे वो तो लास्ट के 4 साल। मैंने तो अभी कहा ये सरकार बहुत अच्छी बात है। मनीष जी नहीं, ये भी है, ज्यादा पैदा हो रहे हैं। दूसरी बात मनीष जी, मैं ये भी कहना चाहूंगी उसके साथ साथ कि सैनिकों की भी बात करनी चाहिए कि उनके प्रोफेशनल में आप ये भी देखें कि हमारे फौजी कितने मर रहे हैं। बात पूरी कर लो, ये वाली बात पूरी कर लो, थोड़ा हट जाएगी बात। मैं उसी बुसरा जी आ रहा था कि जैसा राबिन जी बोल रहे थे, बिल्कुल सच बोल रहे थे। देखिए हमारे स्ट्राइक से पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला है। हम 3 बार युद्ध कर चुके हैं, 3 बार उनको घुटने टिका के और जिसको कहते हैं धूल चटा चुके हैं, यहां तक कि उनको 2 फाड़ कर चुके हैं। वो इससे नहीं सुधरने वाले। इसके साथ साथ जो आज के समय में वर्तमान में इस सरकार ने, बिल्कुल उसको श्रेय जाएगा, जो हालात उसने इंटरनेशनल लेवल पे बना दिए हैं, ये उसका नतीजा है। जैसा अभी बता रहे थे FATF की जो मीटिंग थी, जो अभी 10 दिन पहले हुई, उसमें जो राबिन जी मुझे मालूम चला है खबरों से कि इनको मई तक का समय दिया गया है कि
मई तक में आप इन टेररिस्ट के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं, क्या किया इस बीच में, आप हमको मई में रिपोर्ट देंगे। 6 महीने का उन्हें वक्त दिया गया है। अगर रिपोर्ट में हम सेटिस्फाई हुए तो ठीक है, नहीं तो जून में जो फिर से मीटिंग हो जाए हम आपको ग्रे से ब्लैक कर देंगे। एक तो सबसे बड़ी छटपटाहट इनकी ये है, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनको आपको मालूम है। आप लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए इंटरनेशनल की, आपने फ्रांस का नाम लिया, पूरे यूरोप का। अमेरिका ने अभी कल डिसाइड किया कि पाकिस्तानियों को 3 मंथ से ज्यादा का वीजा नहीं मिलेगा। 5 से 3 महीने कर दिया है, 5 साल से 3 महीने कर दिया है। प्रेशर देखिए कि अमेरिका में भी 2-4-10% बहुत पढ़ी लिखी कौम है जो अमेरिका से लेकर बड़ी बड़ी जगहों 1 साल है, 3 महीने जब जॉब करती है तो 1 साल है, वो 5 साल से 1 साल। उसका भी कारण मैं बताऊंगा क्या है कैसे है। लेकिन अमेरिका ने 3 मंथ के लिए बोला था। तो जो वो पाकिस्तान की अवाम है जो अन्य कंट्रीज में पढ़ी लिखी, जो चुपचाप जॉब कर रही है, जिनके कमाई से पाकिस्तान आज की डेट में चल रहा है, उनका प्रेशर है कि साहब अगर आपकी ये स्थिति रही तो हमें यहां से भगा दिया जाएगा, हम भी आपके आके पाकिस्तान में गाय भैंस भेड़ की तरह बैठ जाएंगे। तो ये जो एक चारों तरफ से प्रेशर बना है, तो इसका नतीजा ये छटपटाहट है। और मैंने बोला ना कि अनमेच्योर, उन्हीं के फॉरेन मिनिस्टर अभी कल अपने पाकिस्तानी टीवी में इंटरव्यू दे रहे थे कि हमारा पहला प्रयास होगा कि हम ग्रे से ब्लैक ना होने पाए, उसके लिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये जो अनमेच्योरनेस है, हमको बहुत समझ के, कहा जाता है पागल कुत्ते से या पागल लोगों से ताकत के बल पे नहीं लड़ा जा सकता, बड़े दिमाग से खेलना पड़ता है। रविंद्र जी, इसमें आप ये देखें कि एक तरफ आप नए पाकिस्तान की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि अगर हिंदुओं के खिलाफ वहां के मिनिस्टर ने अगर कुछ बोल दिया तो आप उसको सैक कर दें। एक तरफ दुनिया को आप इस तरह की तस्वीर दिखाते हैं कि हम माइनॉरिटीज जो हैं उनके तई हमारा, आप देखिए कि किस तरह का रवैया है कि हम वहां के मिनिस्टर को सैक कर देते हैं और एक आप मैसेज देते हैं, आप अभिनंदन को रिहा करते हैं, आप वो मैसेज देने की कोशिश करते हैं, आप फिर टेररिस्ट को आप हिरासत में लेते हैं, आप फिर मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो आप ये बताते हैं कि नया पाकिस्तान है, लेकिन उस नए पाकिस्तान में दहशतगर्दों को हिरासत में लेकर एक तरह से उन्हें महफूज भी तो किया जा रहा है, ये दिखावे की कार्रवाई भी तो की जा रही है। आप अगर कार्रवाई करें तो आप ये बताएं कि आपने कोर्ट में उनके खिलाफ आपने कितने सबूत आप पेश करने जा रहे हैं, आगे क्या कार्रवाई होगी, उनके ऊपर किस तरह के केसेस चलेंगे, क्या आगे होगा। तो ये दो चीजें अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। डेफिनेटली, एंड आई थिंक आगे का जितना भी समय आएगा वी कैन एक्सपेक्ट यही चलता रहेगा। ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शंस पाकिस्तान की चलती रहेंगी, बिकॉज पाकिस्तान की इनहेरेंट सिचुएशन ही ऐसी है देश की इस समय, और हमेशा रही है कि ये दोनों कोएग्जिस्ट करती हैं एक तरह से। बट पाकिस्तान को जो अपना मैसेज देना चाह रहा था वो जो दिया उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन को रिलीज करके, एंड ये सारा कि भाई अपने को स्टेट्समैन टाइप और रूल ऑफ लॉ दिखाने के लिए कि मैं दूसरों से कितना अलग हूं, मुख्तलिफ हूं, ये दिखाने की कोशिश की। तो आई मीन ऑन द वन हैंड वी विश इमरान खान द बेस्ट, की आई होप कि वो सक्सीड करें इसमें, राइट। बट एट द सेम टाइम हमें पता है कि पाकिस्तान की असलियत कहां क्या चलती है, तो इसको लेकर के हमें प्रेशर बनाते रहना चाहिए पड़ेगा कॉन्टिन्यूसली, हमें अपने गार्ड पे रहना पड़ेगा। बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, कश्मीर का हमारा इंटरनल मामला है और उसमें भी हमें ध्यान देना है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट अक्रॉस द बॉर्डर जो है, और जो जैसे अभी बात हो रही थी कि देखिए अल कैदा है जैसे, राइट, ये विचार हैं, ओके, अपने आप विचार हैं, और ये जो विचार फैलता है, जैश ए मोहम्मद का विचार फैल रहा है, राइट। अब वो कहे जी ये तो हमारी ब्रांच ने करा था, जो कि लाफेबल चीज है, बट ये उनका विचार, ये एक पॉइजनस सोच है जो वो फैला रहे हैं, और वो सोच वहां से हट जानी चाहिए। पर मजहब के नाम पर वो जहर परोस रहे हैं। पर मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, बाय द वे, जस्ट एज अ थॉट, आप देखिए कैंप डेविड समझौता हुआ था कभी इजराइल का, राइट, मिडिल ईस्ट में। जब इजराइल और मिडिल ईस्ट में शांति आ सकती है, एटलीस्ट क्रॉस बॉर्डर कुछ हद तक लेवल हुई थी, देयर कैन बी अ टाइम एंड वी शुड होप फॉर कि कोई आगे ऐसा वक्त आए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ये जो हमारी बॉर्डर स्कर्मिशेस हैं ये रुके। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में आप देखें बातचीत अगर हो सकती है, किम जोंग और क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बातचीत के लिए आगे बढ़ सकते हैं, न्यूक्लियर जो उसके समझौते हैं उसको लेकर अगर वो बात कर सकते हैं, तो यहां पर भी बातचीत हो सकती है। क्या मनीष जी आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते कि देखिए ये सच्चाई है कि आप अपने पड़ोसी को तो नहीं बदल सकते, वो तो है, एक मुल्क है, वो रहेगा। हमारी लड़ाई किसी मुल्क से नहीं है, उसकी आवाम से नहीं है, बल्कि दहशतगर्दी से है, क्योंकि वो जितना बड़ा नासूर उस मुल्क के लिए है जिसने अपने 70,000 लोग खोए, उतना ही बड़ा नासूर वो अब हिंदुस्तान के लिए बनता जा रहा है। तो हमें यहां पर आपको नहीं लगता है कि एक मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है, रादर देन सेइंग दुश्मन मुल्क, हम ये देखें कि किस तरह से हम उसके साथ रहकर भी पूरे इंटरनेशनली दबाव के साथ एक तरह से फिर से एक कोशिश करके देखी जाए, क्योंकि कोशिशें बहुत हुई हैं, ये भी एक सच्चाई है, हमेशा नाकाम ही रही हैं। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, आपने कहा था कि दुश्मन
पाकिस्तान हमारा पड़ोसी और पड़ोसी बदला नहीं जा सकता। आपसे इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, एग्री करता हूं, लेकिन पड़ोसी को इतना टाइट करके रखा जा सकता है कि वो कायदे से रहे, नियम का पालन करे, खुशी से रहे और खुशी से रहने दे। बिल्कुल ठीक है। अभी जो थोड़ी देर पहले जो, तो हमें उसके लिए पाकिस्तान को टाइट रखना होगा और उसकी साइड से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको हमें कंट्रोल करना होगा। अभी जो अनिल जी ने बात कही थी उस बात को मैं पूरा कर दूं कि हमारे जवान भी मर रहे हैं। देखिए अभी सरकार को आए 4-5 साल हुए हैं, ठीक है, और इससे पहले वहां जन जन में खिलाफत की भावना आ चुकी है। वहां हर एक के पास हथियार है। वहां पाकिस्तानी आदमी वहां जाके शादी करते ही रेजिडेंट हो जाता है और वो अपने साथ ढेर सारे हथियार, बंदूक, गोला बारूद लेके आता है। तो ऐसे लोगों से जब लड़ाई होती है और उन लोगों के साथ जब लड़ाई होती है जो ये मरने की चिंता नहीं करते, तो वहां लड़ाई में बराबरी में कुछ भी हो सकता है। हमारे जवान भी मरेंगे, उनके जवान भी मरेंगे। देखिए आप याद करें अभी की जो घटना हुई थी कुछ दिन पहले, हमारे आर्मी ने जिस जगह पे वो छुपे हुए थे उन्होंने उस जगह को बम छोड़ा दिया, तो एक आतंकवादी उसमें दब गया और वो वहां दबा रहा। जैसे ही वो लोग सर्च करते हुए पहुंचे उसने निकाल के गन को और चलाना शुरू कर दिया। आप समझ रहे इसका मतलब क्या है कि वो लोग मरने के लिए तैयार बैठे हैं जी। तो सबसे पहले तो हमें अपनी बॉर्डर को इतना सेफ एंड कंट्रोल करना होगा कि इन्फिल्ट्रेशन बंद हो। उसके बाद इनको धीरे धीरे करके एक एक करके साफ करना होगा। अब जो अटैक किया है मोदी सरकार ने, जमाते इस्लामी को सारा बंद कर दिया, उनके स्कूल्स बंद कर दिए, उनकी फंडिंग बंद कर दी, उनके बैंक अकाउंट सीज कर दिए, उनके लोगों को 400 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए। तो ये एक मैसेज यह है कि नहीं अब टोटल क्लीन अप चल रहा है। अब ये ऑपरेशनल टोटल क्लीन अप है। अगले 2-3 सालों में सरकार आगे मोदी जी की या किसी की अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2-3 सालों में कश्मीर में अमन की स्थिति आ जाएगी, ऐसा मैं सोचता हूं जी। तो और एक बार कश्मीर अमन में अमन आ गया और पूरी बात दोनों चीजों में हिंदुस्तान अगर टाइट रहा, हिंदुस्तान ऐसे ही सख्त रहा तो पाकिस्तान को भी समझ में आ जाएगा कि अब वो दाल गलनी बंद हो गई है, क्योंकि हिंदुस्तान के जो गद्दार थे वो अब गद्दार नहीं रहे हैं या उनको कंट्रोल कर लिया गया है, तो अब सपोर्ट नहीं मिल रही है। लेकिन तो इसके साथ साथ होने की संभावना एक साथ साथ ये भी है कि ऑपरेशन पार्ट 1 चला, ऑल आउट पार्ट 1 चला, पार्ट 2 चला। हमने देखा लगातार दहशतगर्दों को वहां पर मार गिराया गया और ये हर रोज लगभग हम देखते हैं, हर रोज हम ये खबर पढ़ते हैं और बताते हैं कि किस तरह से वहां पर दहशतगर्दों को मार गिराया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक इसमें सवाल ये भी है कि लगातार इतने बड़े पैमाने पर कभी दहशतगर्द नहीं मारे गए। इसका मतलब ये भी तो है ना कि जितनी कार्रवाई की जा रही है उतनी पैदा भी हो रहे हैं। तो कश्मीर में एक जो अनरेस्ट लगातार बना हुआ है और एक डिफरेंट तरीके का जो माहौल क्रिएट हुआ है, वो भी एक बड़ा रीजन है कि हुकूमत में जो उनकी एक तरह से ट्रस्ट था वो भी कहीं ना कहीं से कम हुआ है। और इसका एक बहुत बड़ा नतीजा हम ये देख रहे हैं कि वहां पर जब कोई दहशतगर्द मारा जाता है, मिलिटेंट मारा जाता है, जब जनाजा निकलता है तो हजारों की तादाद में उनके हामी उनके साथ होते हैं। वो डर के होते हैं जी, वो डर के होते हैं कि उन्हें पता है अगर हम साथ नहीं जाएंगे तो हमें छुपे हुए आतंकवादी हमें भी मार सकते हैं जी। देखिए आप बात समझ लीजिए, कश्मीर भारत का वो प्यारा बच्चा है जिसको सबसे ज्यादा लाड़ मिलता है हिंदुस्तान से, चाहे वहां से परेशानी भले ही होती हो, लेकिन हिंदुस्तान का जो टैक्स कलेक्शन है उसका सबसे बड़ा हिस्सा कश्मीर पे खर्च होता है। कश्मीर में अमन शांति के लिए खर्च होता है, सिक्योरिटी के लिए खर्च होता है और जाने क्या क्या। तो आप ये समझ लीजिए इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें कंट्रोल अपने बॉर्डर को करना होगा। तो धीरे धीरे देखिए इनपुट इनफ्लो बंद होगा तो आउटफ्लो बंद होगा ना। तो अभी इनफ्लो हमारा घटा है लेकिन अभी पूरी तरह बंद नहीं है। उसके लिए और भी बड़े इश्यूज हैं, 370 है, और भी इश्यूज हैं जिन पर चर्चा होगी तो आगे बात बनेगी। तो ये एक समय आएगा तो इनका निपटारा होगा धीरे धीरे। लगातार हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने ही बनाए हुए जाल में पाकिस्तान फंसता जा रहा है, क्योंकि पहले वो कार्रवाई करता है, फिर कार्रवाई से मुकरता है, फिर जो उनके वजीर खारजा हैं फिर आकर वो सवाल करते हैं, कहते हैं कि जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है मसूद अजहर वो बीमार है, बाहर भी नहीं निकल सकता है। फिर वो कहते हैं कि जैश ए मोहम्मद ने तो जिम्मेदारी ही नहीं ली है। फिर आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन है वो आते हैं सामने, उनका कहना है कि पाकिस्तान के अंदर से जो जैश ए मोहम्मद है उसने जिम्मेदारी नहीं ली है, उसके शायद किसी ब्रांच ने ली हो, उसे कहते हैं उन्हें शायद शर्म भी नहीं आई। और अब एक नई एंट्री इसमें हुई है, वो है परवेज मुशर्रफ की। उनके अपने तरह के पॉलिटिकल इंटरेस्ट होंगे पाकिस्तान में, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक जो बात कही है जैश ए मोहम्मद को लेकर, वो भी कई तरह के सवाल खड़े करती है कि कब से फल फूल रहा है जैश ए मोहम्मद। 2003 का उन्होंने हवाला दिया है जब उनके ऊपर हमला किया गया था। मेरे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। अनिल जी, हम बात कर रहे थे कश्मीर के हवाले से, क्योंकि हम ये देखते हैं जब पीस प्राइज को लेकर बहुत ज्यादा मतलब ये हंसी आती है सुन के कि एक आपने पायलट को छोड़ दिया तो पीस प्राइज उन्हें दिया जाए, बाकायदा तौर पर कैंपेन पाकिस्तान में चलाई गई थी। पाकिस्तान भी अपने आप में एक तरह का लतीफा है। तो आप ये देखें कि उसके बाद उन्होंने सामने आकर कहा कि
मैं इसके लायक नहीं हूं, बल्कि प्राइस उन लोगों को मिलना चाहिए कश्मीर में जो कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वहां की प्रॉब्लम है, वो उनको सॉल्व करे। और लगातार हमने देखा है कि जब भी वो कोई बात करते हैं, कश्मीर हमेशा उनके सेंटर में रहता है। तो आप ये देखें कि बॉर्डर पार से किस तरह से कश्मीर में अनरेस्ट है। कश्मीर का हवाला मैं इसलिए दे रही हूं क्योंकि प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं से वहां से भी बड़ी है। जी बिल्कुल, देखिए यही समझने वाली बात है जी। हमें अब आज इस वक्त पर इस मुहाने पर आकर खड़े होकर हमें मीन्स हमारी देश को, हमारी देश की सरकार को अब ये सोचना है कि हमारा पड़ोसी क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उस पर ज्यादा न तवज्जो देकर हमें अब इतनी घटनाओं के बाद, इतनी बुरी स्थिति के बाद अब थोड़ा सीख लेना चाहिए। मैं बहुत मतलब निष्पक्ष होकर कहना चाहता हूं कि चाहे ये सरकार हो या पिछली सरकार है या आगे आने वाली सरकार है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति, केवल विल पावर, हमें सबसे पहले अपनी कमजोरी को दूर करना है। भूषण जो आप कह रही थी, हम पाकिस्तान को एक बार नहीं 4 बार मार सकते हैं, लेकिन ये समस्या नहीं सॉल्व होगी। हमें कश्मीर पर ध्यान देना पड़ेगा। कश्मीर में ये सोच, ये विचार कैसे फैल रहा है, क्यों लोग उसको अपना रहे हैं, हमें इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। वो जो कमियां हमारी तरफ से हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो, या वहां ऐसा क्या कमी रह जा रही है कि वहां के यंग ब्लड्स टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी कंट्री, जैसा कहा जा रहा है, हम सब लोग इतना उनको दे रहे हैं तो भी वो पत्थर फेंकने को मजबूर है, तो भी वो बम चलाने को मजबूर है। और यहां तक कि जैसा पुलवामा में जो रिपोर्ट अभी तक आई कि कश्मीरी आदमी लेकर वो एक, जिसको कहते हैं ना कि मानव बम बन के एक तरह से चला गया। तो ये जो एक समस्या है, हमें कश्मीर पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें सबसे पहले ये फोर्स का यूज होता रहे, बिल्कुल होता रहे, ऐसे ही होता रहे, लेकिन बातचीत से ज्यादा हमें कश्मीर की आवाम से बात करना पड़ेगा। अगर हम कश्मीर की आवाम जो इस वक्त है, जो कश्मीर जल रहा है, हमें सबसे पहले वहां पर उनके विश्वास को जीतना है और उनके सामने जो समस्याएं हैं उनको फोकस करके सबसे पहले उनकी समस्याएं अगर हम दूर करते हैं और राष्ट्र की मुख्य धारा में उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो मैं मानता हूं कि शायद तब ये समस्या बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। इसमें एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, कि जैसे आपने कहा कि कश्मीर की आवाम से बात की जाए, यही समस्या की जड़ है कि हम पूरा भारतवर्ष जाके कश्मीर की चिंता करें। और कश्मीर की, और दूसरी बड़ी समस्या क्या है कि कश्मीर की आवाम को रिप्रेजेंटेशन करता कौन था? जमाते इस्लामी करती है, हुर्रियत कर रही है, और देखिए पीडीपी कर रही है, जो भाजपा के पार्टनर जरूर हैं। अब देखिए आप किससे वार्ता किससे करेंगे? नहीं, वार्ता करने के लिए वार्ता के लिए जमाते इस्लामी की जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप देखिए ना, आप सोशल ग्रुप्स बना सकते हैं, वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं आप उनसे बात कर सकते हैं। आप ये देखिए कि देखिए आप ये भी बहुत सख्त ये रियलिटी है कि आप हुर्रियत और जमात इस्लामी इन तमाम चीजों को आप अलग करके भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो पार्ट है। दूसरा जी, मैं जो कहना चाह रहा था, मैं बिल्कुल मनीष जी, आप जो बातें कर रहे हैं ना, मेरा जैसे आप मोदी एक तरह कहीं कहीं सपोर्ट करें, अच्छी बात, मैं सपोर्ट करना चाह रहा हूं, लेकिन यहां मोदी मायने नहीं रखते, यहां कांग्रेस बीजेपी मायने नहीं रखती। मैंने जो कहा, राइट आदमी से बात की जाए ना, विल पावर होनी चाहिए। वो विल पावर कैसे आएगी? हर सरकार ने उस विल पावर को धोया है। अगर आप ध्यान दें, कांग्रेस आई तो उसने पीडीपी से हाथ मिला लिया, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में, अभी प्रेजेंट में हमारी इस मोदी सरकार ने क्या किया? क्या ये समस्या पहले नहीं थी? इससे ज्यादा थी। और अगर मिला लिया तो 3.5 साल कटे, समस्या घटी नहीं, बढ़ती गई। आखिर इसी सरकार के रहते कैसे एक्सेप्ट किया कि पत्थरबाजों को माफ किया जाएगा? दो पहलू हैं, मैं इस पर गलत सही नहीं कर रहा हूं, इस पहलू को जांचे किस कारण से पत्थरबाज। और आप ये देखें कि पहली बार रमजान में सीज फायर की गई, एक तरफा सीज फायर की गई मोदी हुकूमत में। बिल्कुल अनिल जी, आप कह रहे हैं कि उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जो आईएएस में सिविल से, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पोस्ट है, पोजीशन है, उसका टॉपर शाह फैसल टॉप करने के बाद, स्टडी लीव लेने के बाद रिजाइन कर देता है। और क्या आरोप लगाता है? मैं देश की, कश्मीर की आवाम पे हो रहे अत्याचारों से दुखी हूं। नहीं, आप सच है, आप गलत लाइन से रोजगार मुद्दा नहीं है। मेरा कहना क्या, ये रोजगार मुद्दा नहीं है। डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेट करना, कोई भी विचारों से यहाँ पर आपके विपरीत, ये नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहीं
सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाया है। हमारी चर्चा रही है। एक बहुत बड़े त्याग की भावना के तहत अगर वो कश्मीरी हैं और कश्मीर की आवाम के बारे में सोचकर उन्होंने सुधारने के लिए कहा है कि क्या समस्याएं हैं, मैं उनकी जड़ में जाऊंगा, उनकी तह में जाऊंगा और उन समस्याओं को हल करने के लिए राजनीतिक पार्टी भी बनाना पड़ेगा। देखिए मनीष जी, मैं आपसे कहूं कि उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे हम इत्तेफाक ना रखें, ठीक है, लेकिन उनका जो बेरोजगार नहीं थे, ऑब्जेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं देखिए बात मैं ऑब्जेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना यह है, आप ये हमारी चर्चा हुई थी उसके बाद का ट्वीट बता रहा हूं, हमारी एक दिन इसी चैनल पे 1 घंटे चर्चा हुई थी। मेरा कहना यह है कि जो आईएएस को टॉप करता है, ठीक है, पोस्ट होता है और उसके बाद एक दिन कहता है कश्मीर की जनता पे को मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए मैं रिजाइन करता हूं और जनता की सेवा। नहीं गलत वर्ड नहीं, देखिए मनीष जी देखिए, मैं आप अनिल जी और शायद रविंद्र जी यहाँ बैठकर कश्मीर की जो प्रॉब्लम है ना उसको देखने का हमारा चश्मा अलग हो सकता है, लेकिन जो वहां पर लोग जो पैदा हुए हैं, जो पले बड़े हैं, जिन्होंने तमाम चीजों को देखा है, जो सांस लेते हैं, वो जिस तरह से चीजों को देखेंगे उसमें और हमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और अगर एक आईएएस टॉपर अपनी तमाम चीजों को छोड़कर अगर वो पॉलिटिक्स में आने का फैसला करता है, पहली बात तो उसका ये डेमोक्रेटिक राइट है, और दूसरी बात हमें देखना चाहिए, हो सकता है बदलाव की अगर वो बात कर रहे हैं, कोई एंटी इंडिया बात नहीं की गई है, तो इसको इस कदम को वेलकम किया जाना चाहिए। और आप मनीष जी आप ये देखें, पुलवामा के बाद पुलवामा के बाद आप ये देखें, कल का ही इंसिडेंट है जो लखनऊ में हुआ है, तो आप ये देखें कि वो बेचारे अगर कश्मीर छोड़कर वो यहाँ पर एक क्या कहते हैं जमीन पर बैठकर ड्राई फ्रूट्स अगर बेच रहे हैं, तो आप ये देखिए पहली बात तो कितना मजबूर है, कोई अपनी जगह को छोड़कर नहीं आता है, और वहां पर सिर्फ इस वजह से कश्मीरी आप उन्हें मारे, हालांकि वो अरेस्ट हो गए हैं, आप उन्हें मारे, डंडे से मारे, तो आप ये बताइए कि आपको ऐसा लगता होगा कि चलो 2 के साथ किसी ने कर दिया हो, लेकिन वो 2 के साथ जो पूरे कश्मीर में जो एक जज्बात भड़कते हैं ना, वो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इस बात से मैं भी आपसे स्वीकार पहली बार ये डेवलपमेंट बड़ी डेंजरस है, पहली बार हो रही है, फीलिंग डेवलप की जाती है, लेकिन ये फीलिंग डेवलप होती, चाहे वो लखनऊ की स्टेशन घटना हो, इस तरह की कम से कम 25 घटनाएं हुई हैं पुलवामा के बाद, पहले नहीं होती थी, पुलवामा से पहले ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होते थे, ये बड़ी नई डेवलपमेंट है, इसे रोकना चाहिए। उनके मन में जो एक देश के प्रति फीलिंग है, वो कहीं न कहीं उनको रिवोल्ट करती है, वो कहीं न कहीं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो पत्थर उठाते हैं। तो ये हमको बहुत ध्यान देना है, लेकिन एक गलत आदमी की गई हरकतों से हमें उसके पैरेलल गलत हरकत नहीं करनी है। 25 घटनाएं ऐसी हुई होंगी समझाने की जरूरत, तो 50 घटनाएं ऐसी भी रही थी जहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, हाउ इज दी जैश की बातें हुई, तो ये तो जनता है, देखिए कश्मीर की भी जनता, हिंदुस्तान यहाँ भी जनता है। लेकिन मनीष जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि ऐसा नहीं, हम इसको ये नहीं नकार सकते कि वहां पर पाकिस्तान सेंटिमेंट नहीं है, हम इसको भी नहीं नकार सकते कि वहां प्रो पाकिस्तान जो लोग हैं वो वहां पर नहीं रहते, कॉन्फ्लिक्ट ही यही है ना। आप देखें कि वहां पर बात ही यहाँ मैं आपको रोक रहा हूं, मैं पूरे चैलेंज के साथ ऑन एयर टीवी पे बोल रहा हूं, आज भी अगर आप पता कर लें तो 90% वहां के निवासी पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं चाहते, भारत का हिस्सा है। लेकिन अब यही समझे ना, 10% तो बहुत बड़ा नंबर है। मेरी बात तो समझे ना, केवल गलती बता देना नहीं, गलती सुधारना भी तो हमारी जिम्मेदारी। आज की डेट में पिछले 5 सालों में देखा जाए तो कश्मीर के केवल 5 डिस्ट्रिक्ट हैं साउथ कश्मीर में के जहां पर यह समस्या है, पूरे कश्मीर में कहीं नहीं है। और वो क्यों है? वहां की कुछ 2-4 पॉलिटिकल पार्टीज, जो वहां की क्षेत्रीय का ये नाम भी ले लूं, वो वहां पे पॉलिटिक्स कर रही हैं। उन्हीं एक पार्टी से हमारी सरकार ने वहां सरकार बनाई थी। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं गलत है, इन परिस्थितियों में जो भी, तो हमें यहां पर आकर यह समझने की जरूरत है कि चाहे इसके पहले की सरकारें रही हो, चाहे आज की हो, हम कहां पर गलत कदम उठा ले रहे हैं। उनकी जो एक इरादे हैं गलत लोगों के, देखिए वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो तो अपना स्वार्थहित राजनीति कर रही हैं, वो भी कोई पाकिस्तान के साथ जाने को तैयार नहीं है। मैं नाम ले रहा हूं, आज महबूबा मुफ्ती को कह दीजिए कि हम तुमको कह रहे हैं तुम पाकिस्तान के साथ चले जाओ, उनको पैसा दीजिए, भूल के नहीं जाएंगे, लेकिन उनके वोट इस पर है, उनके वोट वहां पर भावनाओं को छेड़ने का एक तरीका है। इसलिए वो हमें यहां पर आकर थोड़ा काम करने की जरूरत है। इन भावनाओं को जो उधर पलट जाती हैं, जो कि मेरे फेवर में है, उनको हम कैसे रोकें, किस तरह रोकें, हम फोर्स के साथ। बिल्कुल, और रविंद्र जी ये भी देखना चाहिए कि जब एक तरफ एक होटल में यहां पर लिखा गया था, मैं नहीं कहना चाहूंगी कि जो बातें वहां पर लिखी गई थी कि वो लोग अलाउड है लेकिन कश्मीरीज अलाउड नहीं, इस तरह की बातें लिखी गई थी। रविंद्र जी आप ये देखें, क्योंकि
उसी के बाद हमने देखा कि कश्मीर से ही एक बाकायदा तौर पर एक पोस्टर पूरा जारी किया गया, एक होटल, उसने ये लिखा कि आप खाने के लिए, रहने के लिए, हर चीज के लिए फ्री और आप वेलकम हैं। जो भी लोग यहां पर कश्मीर से के बाहर से जो आए वो फंसे हुए हैं वो वेलकम हैं। तो ये कश्मीरियत वहां पर दिखाई गई। तो कश्मीर का ज्यादातर हिस्सा ये है, जो लोग वहां घूमने जाते हैं वो हमेशा वहां से खुश होकर आते हैं और ये कहते हैं कि जो मेहमान नवाजी वहां की है वो हमने कभी नहीं देखी। क्या आपको नहीं लगता कि कश्मीर से हटकर जो हिंदुस्तान का बाकी तमाम हिस्सा है उसको एक एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है, उन्हें आगे बढ़कर और गले लगाने की जरूरत है, ये बताने के लिए कि आप हमारा उतना ही हिस्सा हैं जितना कोई भी हिंदुस्तान का हिस्सा। मुझे लगता है इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हल हो सकती है, क्योंकि नफरतों से कभी नहीं बल्कि मोहब्बत से ही दिल जीते जाते हैं। नो एब्सोल्युटली यस। देखिए टेरर का जो मोटिव होता है एंड ऑफ द डे क्या होता है, एक तो ठीक है फिजिकल किलिंग्स करवाना, दूसरा कयास क्रिएट करना, तीसरा जिस सोसाइटी में टेररिस्ट ऑपरेट करते हैं उस सोसाइटी के अंदर कयास और बंटवारे करवाना, क्योंकि जितनी ज्यादा बंटवारे और कयास होगा, जितने ज्यादा लोगों को क्षति नुकसान होगा, उतने ज्यादा और टेररिज्म पनपेगा, उतने ज्यादा हार्डलाइनर्स होते जाएंगे दोनों तरफ, राइट। तो टेररिज्म का ऑब्जेक्टिव यही है लॉन्ग टर्म का। तो अभी जो हो रहा है फिलहाल इनफैक्ट कि जो कुछ कश्मीरी लोगों को आउटसाइड कश्मीर, जैसे लखनऊ में हुआ, बीच में देहरादून में भी कुछ रिपोर्ट्स आई थी या जो भी कुछ था, हुए हैं अपेरेंटली इस तरह के इंसिडेंट्स, ये बहुत ही गलत है। और ये तो उन टेररिस्ट का ऑब्जेक्टिव जो करना चाह रहे हैं वो चाहते ही ये है, वो चाहते ही यही है कि हिंदुस्तान में ये डिवाइड हो, वो चाहते ही ये है, बिल्कुल ये चाहते हैं। तो हमें सर्टनली यस इस पे बहुत ही ज्यादा केयरफुल और बैलेंस्ड वे में कश्मीर के साथ और कश्मीरी लोगों के साथ हमें चलना चाहिए सबको। आई मीन एज इंडियंस हमें हर एक को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है अनिल जी कि यही अप्रोच जो है हमें दरअसल पाकिस्तान के साथ भी अपनाने की जरूरत है कि सख्ती पूरी हो। जिस तरह से भी जो भी करना है, अगर एक और एयर स्ट्राइक करनी है तो वो भी की जाए, तमाम चीजें की जाए, लेकिन बातचीत भी साथ साथ की जाए। क्योंकि देखिए कश्मीर में भी आप ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 1 चलाएं, आप पार्ट 2 चलाएं, दहशतगर्दों के खिलाफ जितनी आपकी सख्ती हो सकती है वो आप सख्ती करें, लेकिन उसके साथ साथ बातचीत भी जारी रखें। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी तब तक ये मसला जो है वो उस तरह से हल नहीं होगा। इतना आसान नहीं है कि आज हमने सोचा कल हमने कर लिया। आप ये देखें कि पूरे 70 सालों का ये मसला है, ये ऐसे चंद महीनों में हल होने वाला नहीं है। बिल्कुल, इस पर बहुत ही मैं कह रहा हूं कि एक तो पूरी योजना बनाकर सरकार को, कोई भी सरकार हो ये नहीं, और उसमें पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। जिस तरह हमारे देश की वही आ जाती बात कि राजनीति हावी होने लगती है, कोई उसका विरोध करने लगता है, कोई उस पर सपोर्ट करने लगता है। तो एक तो ये चीज हमें नहीं देखनी, मतलब नहीं मिलनी चाहिए, जिसका उपयोग हमारा अपोजिट पार्टी पाकिस्तान में कोई उसका उपयोग कर सके, उन बातों को बीच में ला सके। और दूसरा, हमें बहुत ही साफ सुथरी स्वच्छ लाइन जिसको कहते हैं, लेकिन एकजुटता के साथ, जैसे मैं आपको बताऊं बहुत छोटी सी स्थिति अभी प्रेजेंट में ही आप देख लीजिए, ढुलमुल रवैये से या दो नाव पे पैर रख के अगर हम चलेंगे तो बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। और यह भी सच है कि केवल फोर्स के दम पर, केवल हम अटैक करके इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। आप देखें इतनी बड़ी समस्या भी समस्या हल नहीं हुई। हमारी सरकार खुद कह रही कि जंग जारी है, हमारी सेना खुद कह रही है जंग जारी है। हम एक तरफ पाकिस्तान को इससे बड़ा दुश्मन मैं नहीं समझता किसी वर्ल्ड में किसी देश ने किसी को डिक्लेयर कर रखा। और देखिए 14 मार्च को हम उनसे करतारपुर कॉरिडोर के लिए बात करने जा रहे हैं। 18 मार्च के एंड में हमारे यहां की टीम पाकिस्तान जा रही है। तो मैंने एक उदाहरण दिया कि जो इस तरह का ढुलमुल रवैया रहेगा। हमने समझौता एक्सप्रेस 3 दिन पहले ही शुरू कर दिया। एक तरफ हमारे अभी फायरिंग जारी है, हमारे यहाँ लोग मारे जा रहे हैं, उनकी फायरिंग हमारे गांव में घुस जा रही है। लोग उन्होंने समझौता एक्सप्रेस जो है वहां से बंद कर दिया, हमारे यहाँ से जारी है। हमें जो है ना एक बहुत ही जिसको कहते हैं क्लीन लाइन पर चलना हो पाएगा। पहले हमको डिसाइड करना है, यहां में अपने चाहे एक जिसको कहते हैं छोटा स्वार्थ भी कहीं हमारा जा रहा हो तो छोड़ना पड़ेगा, और उससे ज्यादा हमें विल पावर बनानी पड़ेगी कि हो सकता है देश में जनता के बीच में, वोटरों के बीच में हमारी कहीं छवि खराब हो, उससे ऊपर जाकर अगर हमारा अप्रोच बनता है, जैसा हमारे यहां एक समय में कोई भी सरकार रही हो, जो पंजाब की समस्या थी इससे बहुत बड़ी समस्या थी, और उस वक्त की सरकार ने जो कदम उठाया, मैं नहीं समझता आज शायद किसी सरकार की इतनी हिम्मत हो। भारत देश में जैसे रहते हुए स्वर्ण मंदिर में सेना को एंट्री दिला के जिस तरह मरवाया गया, और
आतंकवादी थे, मरवाया गया। और जो एक लेकिन वो समस्या देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हुई। तो केवल मरवाने से नहीं सॉल्व हुई, उसके बाद पंजाब में जिस तरह पंजाब के लोगों के साथ कोऑर्डिनेट किया गया, जिस तरह काम किए गए, तो ये जो एक पंजाब कश्मीर से अलग है वो पॉलिसी नहीं साहब, बिल्कुल अनिल जी आप ये कह रहे हैं कि देश गले लगाने को तैयार है, पर हिंदुस्तानी आदमी को रहने का अधिकार नहीं, व्यापार वहां जाके आप कर नहीं सकते। नहीं बुसरा जी, यही पाकिस्तान, पंजाब के बाद ये कश्मीर समस्या शुरू हुई है। इसके पहले यही पाकिस्तान उसी पंजाब को उसी राह पे ले आया था। जब हमने उस समस्या को सॉल्व कर लिया है, तब ये समस्या कश्मीर में शिफ्ट हुई है। और वही लोग हैं, चाहे उस देश का नाम ले लें और चाहे जिसको एक शब्द कहिए आतंकवादी घटना, और आज भी पंजाब का आतंकवाद पाकिस्तान से है, कश्मीर का भी आतंकवाद पाकिस्तान से। जब सेना में भर्ती के लिए वहां पर इंटरव्यूज होते हैं या फिर तमाम चीजें जो पूरा प्रोसेस किया जाता है, वहां आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद में वहां पर कश्मीरी नौजवान खड़े होते हैं। तो जो लोग ये सवाल उठाते हैं उन्हें वो तस्वीर भी देखनी चाहिए। देखिए, जब तक आपको मुल्क से मोहब्बत नहीं है ना, आप फौज में कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मरने के लिए इंसान तभी तैयार होता है जब उसमें अपने देश के लिए वो जज्बा होता है। बिल्कुल सही, इस बात से 100% एग्री हूं। लेकिन अभी जैसा कि अनिल जी ने कहा कि 90%, तो ये वो 90% जनता है जो अमन पसंद है, जो अपना खुश रह के व्यापार करके अपने बीवी बच्चों के साथ रहना चाहती है जी। लेकिन जो बचे 10% है, 10% का नंबर बहुत बड़ा है। जैसा कि आपने कहा कि हम देश उनको एग्जैक्टली आप बार बार अनिल जी को उस तरह से कोट मत करिए। हो सकता है ये नंबर 90% से भी कम हो सकता है कि चंद लोग हो सकता है चंद फैमिलीज हो। बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब क्या है कि देश उनको गले लगाने को तैयार है, पर वहां का कानून क्या है, वहां रोजगार नहीं खुल सकता। ये अब अखरोट वहां से लाके बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि रोजगार की वहां भारी कमी है जी। वहां वो सिर्फ टूरिज्म पे जिंदा है, और जैसे ही आतंकवादी घटनाएं होती हैं टूरिज्म बंद हो जाता है। मैं कश्मीर गया था और जो मेरी लास्ट फ्लाइट थी उसके बाद वहां पे बड़ी घटनाएं हुई, तो मुझे पता लगा, मेरी वहां के टैक्सी वालों से लगातार बात हुई, उसके बाद उन्होंने कहा सब बंद पड़ा है, खाने की व्यवस्था भी नहीं है। तो जो पूरी की पूरी जनता टूरिज्म पे जिंदा हो, उसको तो आतंकवाद तो जहर के समान लगता होगा, लेकिन फिर भी चल रहा है। इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं 1 मिनट में जवाब मनीष जी, बस यही कहना चाह रहा था। आप लगता है मेरी बातों को समझ नहीं पाए। मेरा जो बार बार कहना है कि विल पावर चाहिए, ये जो समस्याएं आप बता रहे हैं, इसके पीछे बहुत छोटी सी बात है। उस समस्या को, वो जो छोटी सी बात है, उसी को दूर करने की तो दृढ़ इच्छा मुझे तो बोली बात क्या है जो आप बोलना नहीं चाह रहे। सीधी सी बात, वो हमसे अलग है, उनको हमसे जोड़ना है। हाँ, उस जोड़ने में जो रुकावट आ रही है उसको हटाने का हटाते तो समस्या फैसला चाहिए। जैसे अगर स्वर्ण मंदिर में कोई सोच सकता था कि भारत की सरकार स्वर्ण मंदिर के अंदर सैनिकों को अंदर दाखिल करा के फायरिंग करा से, आज वहां सिर्फ इतनी सी बात है जो समस्या की जड़ है। पिछली सरकारें बिल्कुल नाकाम रही, उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन इस सरकार से लोगों को उम्मीद थी और होनी चाहिए, और इनको भी मालूम है समस्या की जड़ यही है। जिस दिन हम कश्मीर आपस में मिल गए, तो जो आपने कहा और आपने कहा कि अगर सेना में भर्ती होती है तो इतनी संख्या, इसके पीछे सोचिए, या आपने कहा वहां रोजगार क्या है, बस यही तो है, वहां इसी रोजगार को तो पैदा करना है, और वो कैसे होगा ये दुनिया जानती है। और बस उसी इस चैनल के माध्यम से मोदी सरकार से ये आग्रह करूंगा कि वो इस समस्या को, अनिल जी की बातों का मर्म गहराई से समझे और इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, सो दैट के इलेक्शन के डिक्लेयर होने से पहले ये समस्या पे बड़ा हथौड़ा पड़े। नहीं, मुझे लगता है देखिए लोहा गर्म है, चोट कर दी जाए। यही मनीष जी, यही हमारी शायद कमी भी है कि हम इन चीजों को बहुत आसान समझते हैं। हमें लगता है कि आज हमने सोचा कल हो गया, ये बातें हैं, 4-5 10-5 बातें हैं, इस पर काम करेंगे तो मसले हल हो जाएंगे। अगर इसी तरह से मसले हल होते तो कब के हो चुके होते। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह से वहां पर लगातार जो दूसरी ताकतें हैं वो वहां पर बढ़ रही हैं, जो मजहब के नाम पर वहां पर रेडिकलाइजेशन लगातार हो रहा है, एक अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए मजहब को दूसरी तरीके से जो वहां पर परोसा जा रहा है, ये उसकी एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि कीमत जो है वो हम चुका रहे हैं। क्योंकि आप ये देखें, पुलवामा की मैं बात करती हूं, जब वो वीडियो आया कि इसके बाद जब ये वीडियो जारी होगा, जब आप देखेंगे तब तक ये हो चुका होगा। आप ये देखें कि वो किस तरह से कुरान की आयतों को वहां पर कोट कर रहा है, तमाम तरह की बातें वो वहां पर रख रहा है। तो आप ये देखें कि मजहब के नाम पर क्या कराया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वहां पर सबसे ज्यादा हो सकता है कि जो जिस तरह से हम एक बात कर रहे हैं कि हम इसका सोल्यूशन निकालें, कुछ ऐसे लोग जो मजहब को सही ढंग से समझते हैं, उनके जरिए उनको इन बातों को बताया जाए। मुझे लगता है कि सबसे पहले इसकी शुरुआत होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, ये एक बहुआयामी काम होगा। एक साइड से ये ब्रेन वॉश जो गलत पढ़ा दिया गया है और पढ़ाया जा रहा है उसको रोका जाए,
दूसरी तरफ से हमें उनके रोजगार की उनकी व्यवस्था और अच्छी की जाए, और तीसरी तरफ से इन्फिल्ट्रेशन बंद हो, और जो अंदर हैं हथियारधारी और आतंकवादी उनको कंट्रोल किया जाए। जैसे ही ये कहीं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मजहब से मजहब को काटा जाएगा ना, उनको बताया जाएगा मिले सही, जिस पर हम लोग थे, जैसा मनीष जी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा था, ये जो समस्या है, जो वहां का युवा खाली बैठा हुआ है, मैंने कहा था हमारी गलती है, अभी तक की स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि ये जो खालीपन है, जिसपे उनपे धर्म का गलत प्रचार किया जाता है, या वो टेररिस्ट जो आके उनको अपनी तरफ किसी भी तरह की विचारधारा फैला के उनको, तो वो जो खाली बैठे, अगर वो रोजी रोटी में इन्वॉल्व हो जाए, जैसा हमारे देश में वहां से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, सुबह से शाम वो कमाई करते हैं, शाम को खाना खा के सोते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं, अगर कोई बहकाने की कोशिश करे तो वो पैर नहीं बढ़ाते, बोलते हैं हम इसमें खुश हैं। तो ये जो एक कमी है, जो यंग ब्लड है, जिस दिन हम यंग ब्लड को इन्वॉल्व कर लेंगे, जिस दिन यंग ब्लड को हम बिजी कर देंगे, और उस दिन आप देखिए जब वो हमसे 2 पैसे पाने लगेंगे, तो वो गुणगान किसका, मेरा करेंगे या पाकिस्तान का? वो टेररिस्ट आके उनको बम पकड़ाएगा तो वो बम पकड़ेंगे कि हमारे सरकार के द्वारा दिए गए जो भी तनख्वाह या जो भी उसको पकड़ेंगे? तो ये जो एक खालीपन है, ये कैसे दूर होगा जिस दिन सरकार इस पे ध्यान देगी? मुझे लगता है रॉबिन जी कि हम ये भी समझने में वो हो जाते हैं कि एक तरह से पॉलिटिकली भी इसको सॉल्व करने की जरूरत है। जो हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उसमें क्या होता है कि जो कश्मीरियों की दरअसल जो प्रॉब्लम है उसको कहीं ना कहीं से हम दरकिनार कर देते हैं और अपनी पॉलिटिक्स जमकर इस तरह से करते हैं। वो इनकी बातें करते हैं, वो दूसरों की बातें करते हैं। जम्मू और कश्मीर को भी बांट दिया गया है। जम्मू में आप देखें बिल्कुल अलग तरह की बातें होती है, कश्मीर में आप देखें बिल्कुल अलग तरह की बातें होती हैं। तो आप ये देखें कि किस तरह से एक ही स्टेट को बांट भी दिया गया है। तो ऐसे में पॉलिटिकली भी इस पूरे मसले को सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम ये दरकिनार करते रहेंगे नहीं पॉलिटिकल इशू नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक तरह से एक आंख को मीच कर देखने वाली बात है। एक आंख मीचना नहीं, ये तो दोनों आंखें बंद करने वाली बात हो जाएगी अगर हम पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ नहीं, पॉलिटिकल रास्ते की तरफ नहीं जाएंगे। दिस इज नॉट कि जैसे सोचेंगे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है कि उसको पुलिस फोर्स के जरिए सॉल्व करें। दुनिया में कोई ऐसे सॉल्व नहीं हुई कोई इशू। ये सोशल इश्यूज है और सोशल इश्यूज को ऑब्वियसली पॉलिटिक्स एक रूप है उन सोसाइटी में जो एंगेज होते हैं, पब्लिक ओपिनियन वगैरह। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल एंगेजमेंट तो एब्सोल्युटली मस्ट है। उसके बिना तो देयर इज नो रिडेम्पशन। और पंजाब का जैसे भी हम एग्जांपल ले रहे थे, नॉर्थ ईस्ट का देखिए, नॉर्थ ईस्ट में भी हमारी इंसर्जेंसी रही है, पर धीरे धीरे वो मेन स्ट्रीम में आए हैं। तो लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली द आइडिया तो यही रहता है ना, डेमोक्रेसी में सबको इन्वॉल्व करो। ठीक है, 100 के 100 आपकी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, दूसरी को करेंगे, अलग अलग विचार होते हैं। वी शुड बी रेडी फॉर दैट। अब जैसे फैजल साहब जो IAS टॉपर है, व्हेन ही रिजाइन, ऐसे इट शुड बी वेलकम। अच्छी बात है, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग आए, अलग अलग विचारधारा के लोग आए, पॉलिटिक्स में एंगेज हो। पॉलिटिक्स में लोग क्यों ना एंगेज हो? और आप ये देखें कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के खानदान में कोई ठेका थोड़ी है कश्मीर में कि सिर्फ वही होंगे। और उन्हीं ने मुझे लगता है कि बेड़ा गर्क भी किया हुआ है। जब तक नया कोई चेहरा सामने नहीं आएगा, नए लोग सामने आएंगे, न्यू ब्लड जब तक नहीं आएगा वहां पर पॉलिटिक्स में, तो लगता नहीं है कि वहां की तस्वीर उस तरह से बदलेगी। लीडर्स आने चाहिए, लीडरशिप निकलनी चाहिए, और वो फिर अगर इस तरह कश्मीर में आ गए जी, तो कश्मीर को की थॉट्स को वो चेंज करेंगे। तो ये जिनका नाम आप ले रही थी, ये सड़क पे आ जाएंगे जी। कश्मीर की बिल्कुल। और जो पाकिस्तान अपना एजेंडा वहां चलाने की कोशिश करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो हिंदुस्तान में हमले कराता है और पाकिस्तान का कोई की तरफ से जो एजेंडा होता है और हिंदुस्तान के नौजवानों को, कश्मीर के नौजवानों को जब वो इन्वॉल्व करता है, तो पाकिस्तान को, कश्मीर को, हिंदुस्तान को, हम तीनों चीजों को अलग करके बिल्कुल नहीं देख सकते। इन सब चीजों को एक साथ मिलजुल कर देखने की जरूरत है, क्योंकि मसले का हल हम एक आंख बंद करके बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम सब लोगों को साथ में लेकर ही करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का आने के लिए, इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।